जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है आपका? कैसे चल रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन? तो इन्हीं सब के साथ मैं फिर से आज का ये एक नया क्लास लेके आप सभी के साथ आ गया हूँ, ऑडिट का क्लास लेकर के। और ऑडिट का 2 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, तो आप लोग देख रहे होंगे। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये क्लास? कुछ परेशानियां तो नहीं हो रही? तो अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर आप लोगों को पता ही होगा, और ये इस वीडियो के नीचे में मिल ही जाएगा आपको। और नहीं तो आप यहाँ से ही मेरा नंबर ले सकते हैं 8816872887, और दूसरा नंबर 7011013929। तो इस नंबर पर आप मेरे को कॉल, व्हाट्सएप जो भी कुछ है उससे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पिछले 2 क्लास कैसे गया आपका? कुछ परेशानियां हैं तो जरूर आप हमसे कांटेक्ट करिए। तो बस 2 शब्दों के साथ मैं आज का ये एक नया सा क्लास लेकर के जो आया हूँ उसको मैं चालू करने वाला हूँ। तो वो 2 शब्द क्या होंगे? कहते हैं हौसले के तर्कस में कोशिशों का हर वो तीर जिंदा रखो। हौसले के तर्कस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो कुछ भी जिंदगी में हो जाए, कैसे भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, बट आप लोग हर समय कुछ भी नया करने की करना आप लोगों को वो चीज, जो एक वो फीलिंग जो होती है, वो हर समय अपने जद्दोजहद अपने दिल में इस चीज को आप हर समय कायम रखिए। तो इन्हीं सबके साथ मैं आज का ये क्लास चालू करने वाला हूँ। एक और है छोटी सी लाइनें, कहते हैं मंजिल मिल ही जाएगी सफर में चल तो सही। मंजिलें मिल ही जाएगी सफर में चल तो सही। ठोकरों से ना तू डर, राही संभल तो सही। बिन सफर के जिंदगी की राह अधूरी है, बिन सफर के जिंदगी की राह अधूरी है। मुश्किलों को दरकिनार कर निकल तो सही। मंजिलें मिल ही जाएगी सफर में चल तो सही। तो इन्हें सब कुछ बातों के साथ मैं आज का ये नया सेशन चालू करने वाला हूँ। और हाँ, एक चीज और, एक जो न्यू अनाउंसमेंट है मेरी और हमारी टीम की तरफ से, आज ये बोला गया है कि 12th का न्यू बैच अनाउंस होने वाला है 11 तारीख से। तो जिन भी बच्चों को, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो जिन भी बच्चों को जरूरत पड़े आप जरूर बताइए, और इस नंबर पर कांटेक्ट करने के लिए बोलिए। मैं जो क्लास नया चालू होगा 12th का कॉमर्स स्ट्रीम, तो आप उसमें वो बच्चे आ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। ये थोड़ा सा एक बेसिक इंफॉर्मेशन था, और जो भी बच्चे लेट से आए हैं उनके लिए ये पहले क्लास 2 क्लास पहले जा चुकी है, अपलोड हो चुकी है, और ये आज तीसरी क्लास है। चैप्टर का नाम है अंकेक्षण का अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र। इसका जो दूसरा चैप्टर है, एक चैप्टर पहले हो गया है और ये इसका दूसरा चैप्टर है। तो अगर जो भी लेट से ज्वाइन करे हैं तो आप वहां पर जाकर के आप पहले 2 चैप्टर कर लीजिए, क्योंकि ऑडिट में अगर आप अभी जो सिचुएशन है ना, अगर आप बीच से चालू करेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो पहले आप वो 2 करिए, फिर ये करिए। छोटा छोटा वीडियो, मैं आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो डाल रहा हूँ, और चाह रहा हूँ कि आप इससे पूरा का पूरा मैं ही डालूंगा यूट्यूब पर, मैं पूरा का पूरा वीडियो ही जाएगी इसकी। तो कोई ऐसी नहीं है कि मैं थोड़ा डाल रहा हूँ आप लोगों को देखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा वीडियो जाएगा, पूरा सिलेबस यूट्यूब पर मैं अनाउंस करूंगा। तो प्लीज आप लोग इसको देखिए। कुछ भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो जरूर आप एक बड़े भाई की तरह आप हमसे जरूर बात कर सकते हैं। कोई भी हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं। कहते हैं पहले इस चैप्टर का, पहले अभी तक मैंने जो पढ़ा है उसका एक छोटा सा रिकैप। तो क्या देखा था हमने? अंकेक्षण का अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र में पहला देखा था हमने अंकेक्षण का अर्थ। अंकेक्षण किसको बोलते हैं, मतलब ऑडिटिंग किसको बोलते हैं। उसके बाद संकुचित दृष्टिकोण की परिभाषाएं और व्यापक दृष्टिकोण की परिभाषाएं, ये भी देखी थी। उसके बाद अंकेक्षण की विशेषताएं देखा था। विशेषता में क्या सा था? एक संस्था का होना चाहिए, स्वतंत्र व्यक्ति का
को अंकेक्षक होना चाहिए। पुस्तकों की शुद्धता एवं सत्यता की जांच होनी चाहिए। प्रमाणकों का प्रयोग, जो भी आप बिल लेकर आए हो, जिस बिल के बेस पर आप क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री कर रहे हैं, पुस्तपालन कर रहे हैं, तो वो उसका भी आप यूज करो। उसके बाद नेसेसरी आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करना, कुछ भी ऐसी बातें हैं तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब उससे क्या करना पड़ेगा आपको, उसको आप मतलब अंत तक जाओ, उसको देखो कि आखिर ये सही है या नहीं है। उसके बाद लाभ एवं हानि तथा आर्थिक स्थिति का सत्यापन, ये भी जरूरी है। सिद्धांत, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बना, मतलब कौन इसको फॉलो करेगा, जो भी बुक तैयार करेगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा। ऑडिटर क्या फॉलो करेगा, ऑडिटिंग का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ऑडिटर अपना काम करेगा। तो वो चीज, उसके बाद टैक्टफुली, मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए। हर आदमी के साथ कैसे डील करा जाए, क्लाइंट के साथ कैसे बात करा जाए, वो चीज की भी उनकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए एक ऑडिटर में। और बाद में क्या करते हैं ऑडिटर साहब, एक रिपोर्ट बना करके दे देते हैं। तो ये यहाँ तक हमने देखा था। अब इसके आगे आज मैं चालू करने वाला हूं। कहता है अंकेक्षण की प्रकृति। अंकेक्षण की प्रकृति, तो अंकेक्षण की प्रकृति क्या है? कहता है अंकेक्षण के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता के संबंध में रिपोर्ट करने हेतु वित्तीय आंकड़ों के सत्यापन को सम्मिलित किया जाता है, किंतु इसके लिए वित्तीय विवरणों का लेखांकन आंकड़ों से तुलना करने तथा पुस्तकों की अंकगणितीय शुद्धता की केवल जांच करना ही अंकेक्षण का वास्तविक अर्थ नहीं है। ये क्या बोला कि आप क्या करते हो, आपके पास क्या होता है, पेपर आता है, पेपर मतलब बिल आते हैं, बिल के आधार पर आप क्या करते हैं, आप एंट्री करते हैं। और अंकेक्षक मतलब ऑडिटर साहब क्या करते हैं, उस बिल पर जिसके बेस पर आपने एंट्री कर रखी है, ऑडिटर साहब क्या कर ऑडिटर तो चेक करेगा, ऑडिटर का काम क्या है, चेक करना। तो अकाउंटेंट साहब क्या करते हैं, उस पर क्या करते हैं, बिल जो आता है उस बिल के बेस पर जनरल एंट्री कर देते हैं, वो आपके बुक में उस हिसाब से सारा कुछ सिस्टम सेट हो जाती है। ऑडिटर साहब क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि अंकेक्षक के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता के संबंध में रिपोर्ट करने हेतु वित्तीय आंकड़ों के सत्यापन को सम्मिलित किया जाता है, किंतु इसके लिए वित्तीय विवरणों का लेखांकन आंकड़ों से तुलना करने तथा पुस्तकों की अंकगणितीय शुद्धता की केवल जांच करना ही अंकेक्षण का वास्तविक रूप नहीं है। मतलब हम जो वो बिल आया, बिल से जो बुक में एंट्री हुई है वो दोनों को मैच कर लिए, ये दोनों मिल गया, तो हम ऐसा ये इतना ही सिर्फ करना जरूरी नहीं है, इससे भी बहुत आगे तक ऑडिटर का काम बनता है। तो अंकगणितीय शुद्धता की केवल जांच करना ही अंकेक्षण का वास्तविक अर्थ नहीं है। यदि ऐसा होता तो अंकेक्षण का ज्ञान ही अंकेक्षण के लिए प्राप्त था, किंतु अंकेक्षण के विभिन्न स्तरों पर निर्णयन मतलब जजमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए एक अंकेक्षक को स्वतंत्र एवं तार्किक प्रकृति का व्यक्ति होना आवश्यक होता है। तो ये क्या बोले, कहता है कि आप हर बेस पर, हर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा, जजमेंट लेना पड़ेगा, आपको अपने कौशल क्षमता दिखानी पड़ेगी वहां पे। तो अगर वो कैपेबिलिटी है, वो आपके पास वो चीजें हैं, तो आप उसको कर पाओगे। अगर नहीं है तो फिर आप उस चीज को नहीं कर पाओगे। तो अब तो एक ऑडिटर में क्या होना चाहिए, वो सब चीज होनी चाहिए। क्योंकि अब किस व्यक्ति के, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने अंकेक्षण की विशेषता वाले में क्या बताया था, बुद्धिमत्तापूर्ण। आप किस आदमी के साथ कैसे बातें करोगे, तो वो चीज क्या होगा, आपके पास क्लाइंट बैठे हैं, तो क्लाइंट के साथ कैसे बात करा जाए। हर क्लाइंट हर नेचर प्रकृति के होते हैं, तो उसके साथ किस टाइप से डील करा जाए। तो ये सब चीजें आप में वो क्षमता, वो चीज होनी चाहिए। अगर आप ऐसा आप क्लाइंट के साथ सही से बात नहीं कर सकते तो फिर क्या हो जाएगी, आप काम कर नहीं पाओगे। तो यही बोलता है कि क्या होना चाहिए ऑडिटर में, हर समय हर सिचुएशन पर आपको क्या जजमेंट, निर्णय लेने की जो कैपेबिलिटी है वो आप में होनी चाहिए, जिसके लिए एक अंकेक्षक को स्वतंत्र एवं तार्किक प्रकृति का व्यक्ति होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। किसी के प्रेशर पर आप करके, किसी का दबाव आप पर नहीं होना चाहिए कि आप ये निर्णय, मतलब मेरे दबाव के कारण ही आप ये निर्णय लो। तो ये सब ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तार्किक प्रकृति का व्यक्ति होना आवश्यक होता है। आगे चलते कहते वर्तमान में अंकेक्षण का कार्य वित्तीय लेखाओं तक ही सीमित नहीं है। वही बातें बोल रहे हैं कि वित्तीय लेखा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका क्षेत्र काफी व्यापक हो चुका है। इस बदलती हुई परिस्थितियों में अंकेक्षण के अंतर्गत अंकेक्षण कार्यक्रम का निर्धारण, प्रमाणक का संकलन एवं परीक्षण, प्रमाण का मूल्यांकन, कार्यक्रम निर्धारण में अंकेक्षकों को संस्था का आकार, कार्य की प्रकृति एवं आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था को भी ध्यान में रखना होता है। तो क्या बोला, कहता है कि आपका एक ऑडिटर का काम सिर्फ इतना नहीं है कि बिल आया, बिल से उसने जो एंट्री करा अकाउंटेंट साहब, तो इन दोनों को मैच करना।
बल्कि इसका काम और भी, ऑडिटर का काम इससे भी बहुत आगे तक है। तो क्या आगे तक है, कहता है वर्तमान में अंकेक्षण का कार्य वित्तीय लेखों तक ही सीमित नहीं है, मतलब सिर्फ मैच करने वाली बात ही नहीं है, बल्कि इसका क्षेत्र काफी व्यापक हो चुका है। इन बदलती हुई परिस्थितियों में अंकेक्षण के अंतर्गत अंकेक्षण कार्यक्रम का निर्धारण कैसे होगा, प्रमाणक का संकलन, प्रमाण जो भी प्रमाण कहीं कहीं है उसको क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा, संकलन एवं परीक्षण, प्रमाण का मूल्यांकन, निष्कर्ष की प्राप्ति, निष्कर्ष जो भी निचोड़ उसका निकल के आएगा उसकी प्राप्ति तथा निष्कर्ष के आधार पर रिपोर्ट बनाना, मतलब रिपोर्ट देना सम्मिलित है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। उसके बाद सम्मिलित है अंकेक्षण के नियोजन एवं कार्यक्रम निर्धारण में अंकेक्षक को संस्था का आकार क्या सब उसको पता होना चाहिए, संस्था का आकार प्राप्त होना चाहिए, कार्य की प्रकृति मतलब संस्था बड़ा है, छोटा है, मीडियम साइज है, वो भी चीज पता होनी चाहिए। कार्य की प्रकृति, किस टाइप का काम हो रहा है, अब किस बिजनेस में डील कर रहा है, वो इस चीज की भी जानकारी उनको होनी चाहिए। कार्य की प्रकृति व आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था को भी ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल मतलब आंतरिक नियंत्रण वहां पे है या नहीं है। अब ये आंतरिक नियंत्रण क्या होंगे वो आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अल्टीमेट आंतरिक नियंत्रण, अगर एक शब्द में कहूं मैं आंतरिक नियंत्रण क्या होते हैं, तो वो ऐसी चीजें होते हैं, एक सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत क्या करेगा, मतलब बाहरी व्यक्ति या और मतलब उसके इंटरनल जो भी है वो फ्रॉड का सिचुएशन कम हो पाए, इसके लिए वो क्या करते हैं, इंटरनल कंट्रोल लगाते हैं, आंतरिक नियंत्रण लगाते हैं। तो इस चीज के लिए बट वो जो प्रॉपर इसका हम अगले चैप्टर में करेंगे। तो ये क्या बोला कि क्या सब मेरे को देखना चाहिए वहां पे अंकेक्षक को, संस्था का आकार कैसा है, मतलब प्लानिंग करते वक्त, नियोजन करते वक्त अंकेक्षक को क्या सब देखना चाहिए कि संस्था का आकार कैसा है, संस्था की कार्य की प्रकृति कैसी है, कोई गलत बिजनेस मतलब मान के चलिए कोई ऐसे लाइसेंस वाले बिजनेस में तो आप काम नहीं कर रहे हो, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस में बिजनेस की प्रकृति कैसी है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, या उसमें आंतरिक नियंत्रण है, इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं है, इंटरनल कंट्रोल मतलब आंतरिक नियंत्रण ये इफेक्टिव है या नहीं है, कि व्यवस्था को भी ध्यान में रखना होता है। इन्हीं के आधार पर एक अंकेक्षक जांच के स्तर लेयर बनाता है तथा अंकेक्षण कार्य का निर्धारण करता है। अब ये सारी बातें वो करने के बाद ही क्या करेगा कि कुछ बिजनेस में कहाँ पे कौन सी फॉल्ट हो सकती है, या फिर क्या कहते हैं कहाँ पे कितना बंदा लगाना चाहिए, मतलब जो भी आर्टिकल कलर पे वो लगाते हैं तो वहाँ कौन से कहाँ किस जगह पर कहाँ ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है, ये सब चीजें वो सारा कुछ निचोड़ निकालने के बाद ही वो ये सब चीज पॉइंट पर पहुंचते हैं। ठीक है, इन्हीं के आधार पर एक अंकेक्षक जांच की स्तर तथा अंकेक्षण कार्यक्रम का निर्धारण करता है। इसके पश्चात अंकेक्षक प्रमाणकों के आधार पर लेखा पुस्तकों की जांच कर अपना प्रतिवेदन देता है, मतलब सारा कुछ सिचुएशन देखने के बाद क्या करता है वो अपना रिपोर्ट तैयार करता है, प्रतिवेदन देता है। वस्तुतः प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अंकेक्षक की अंतिम प्रक्रिया है, सबसे लास्ट में करता है, सारा काम करने के बाद ही रिपोर्ट देगा। तो प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट, मतलब एक ही चीज है, एक चीज का क्या कहूँ इसका हिंदी और इंग्लिश, रिपोर्ट का हिंदी में नहीं, प्रतिवेदन। तो सबसे सारा काम करने के बाद, सारा कुछ देखने के बाद वो क्या करता है उसमें अपना रिपोर्ट देता है, और ये सबसे अंतिम प्रक्रिया है। उसके बाद कहते विभिन्न परीक्षण एवं मूल्यांकन में अंकेक्षक को तथ्य एवं आंकड़ों का आवश्यक विश्लेषण करना होता है ताकि वह ठोस एवं महत्वपूर्ण निष्कर्ष को प्राप्त कर सके। सम्मति देने के उद्देश्य से अंकेक्षण लेखों एवं विवरणों का आलोचनात्मक परीक्षण करता है, वो परीक्षण करेगा, निष्कर्ष पर तभी तो पहुंचेगा। अंकेक्षण में प्रमाणकों का संकलन अनुसंधानात्मक प्रकृति का होता है। अंकेक्षक कुछ संपत्तियों जैसे रोकड़, विनियोग, उपस्कर आदि का स्वयं भौतिक परीक्षण कर सकता है। वह विभिन्न बाह्य पक्षों जैसे बैंकर्स, देनदारों आदि से भी प्रमाण का संकलन कर सकता है। ये क्या बोले, कहता है कि जरूरी नहीं है कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम सिर्फ मेरे को इंटरनल नहीं प्राप्त हो, बाहरी व्यक्ति से भी सूचना जुटाई जाती है, और सूचना के आधार पर हम देखते हैं कि उस सूचना जो भी बाहरी व्यक्ति ने दिया क्या वो सच में ऐसा मेरे बिजनेस में सारा कुछ सही चल उस हिसाब से सही है। क्योंकि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इंटरनल में जो भी आदमी बैठे हैं, जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप जाओगे वर्क प्लेस पे जाओगे, मतलब काम जहाँ पे होता है वहां पे जाओगे तो क्या देखोगे सारा सिस्टमेटिक है, सारा कुछ सही है, बट पता नहीं और सारे आदमी अगर मिल बैठ करके सारा काम कर रहे हो, मतलब सबकी अपनी सेटिंग हो, सारा मिल बैठ करके मतलब एक प्लान तैयार कर लिया हो कि ऑडिटर साहब आएंगे। अब सारा काम तो वो वर्क प्लेस पर जो करता है पूरा साल तो वो काम करता है, उसको तो ऑडिटर से ज्यादा पता होनी चाहिए, होता भी है वैसे, लेकिन ऑडिटर साहब तो 2-4-5 दिन के लिए जाएंगे, उन्हीं में उनको सारा कुछ देख करके रिपोर्ट देना है। तो 2-4-5 दिन की बात है, 2-4-5 दिन किसी तरह सब मिलजुल करके
किसी तरह उसको ऑडिटर को अपना रिपोर्ट दे, बस ऑडिटर अपने घर और ये अपना इनका फिर धंधा अपना जो भी जैसे कर रहे होंगे, फ्रॉड कर रहे हो या जो भी कर रहे हो उनका अपना चलता है, चलेगा। तो ये ऐसी सोच करके वो क्या करते हैं, सबके अपने में आपस में मेलजोल बनाए रखते हैं। बट ऑडिटर साहब होता है कि वो पकड़ ही लेते हैं उससे जो भी मतलब गंद वो होता है फ्रॉड वाले सिचुएशन या कुछ ऐसी चीजें जो छुपा कर रखा जाता है। तो ऑडिटर साहब क्या करते हैं, कुछ बातें इंटरनली पकड़ा, कुछ एक्सटर्नल से करा, दोनों को मैच किया। अगर कहीं पे कुछ फॉल्ट आ रहे हैं तो भाई क्यों आ रहा है उस चीज की जांच करते हैं, कहीं पे क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है या सच में कुछ ऐसी बातें तो नहीं है जो यहाँ पे फ्रॉड वाले सिचुएशन। तो ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो अंकेक्षक लास्ट में क्या है, विभिन्न परीक्षण एवं मूल्यांकन में अंकेक्षक को तथ्य एवं आंकड़ों का आवश्यक विश्लेषण करना होता है ताकि वह ठोस एवं महत्वपूर्ण निष्कर्ष को प्राप्त कर सके। सम्मति देने के उद्देश्य से अंकेक्षण लेखों एवं विवरणों का आलोचनात्मक परीक्षण है। अंकेक्षण में प्रमाणकों का संकलन अनुसंधानात्मक प्रकृति का होता है। अंकेक्षण कुछ संपत्तियां जैसे रोकड़, विनियोग, उपस्कर आदि का स्वयं भौतिक परीक्षण कर सकता है। वह विभिन्न बाह्य पक्षों जैसे बैंकर्स, देनदारों आदि से भी प्रमाण का संकलन कर सकता है। अंकेक्षण में प्रत्येक स्तर पर स्वतंत्र निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। लेखांकन का पुस्तकीय ज्ञान ही मात्र सफल अंकेक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लेखांकन का ज्ञान ही अंकेक्षण के लिए पर्याप्त नहीं, उसके लिए ऑडिटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए और बाहरी टैक्टफुल मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण भी होना चाहिए, स्वतंत्र भी होनी चाहिए, सारी विशेषताएं वहां पे आ जाएगी। तो अंकेक्षण में प्रत्येक स्तर पर स्वतंत्र निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। अंकेक्षण का पुस्तकीय ज्ञान ही मात्र सफल अंकेक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है, उससे आगे भी चाहिए। यही इसमें परिस्थिति के अनुसार व्यवहारिक एवं तर्कसंगत ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। अर्थात अंकेक्षण की तार्किक शक्ति अंकेक्षण की आधारशिला होती है। लेखाकरण प्रारंभ होता है, अब दूसरा टॉपिक आ गया, दूसरा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है कि अंकेक्षण की प्रकृति कैसे होना चाहिए, वो किस टाइप का होना चाहिए, मतलब उसकी कैसी क्षमताएं, कैसी कैपेबिलिटी उसके पास होनी चाहिए। ये टॉपिक यहाँ पे आकर के खत्म हो जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है, कहता है लेखाकर्म प्रारंभ होता है जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है और अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहाँ लेखाकर्म समाप्त होता है। ये क्या दो चीज क्या बोला, ये अभी मैंने जो पढ़ा, नेचर ऑफ ऑडिटिंग, अंकेक्षण की प्रकृति, अंकेक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। और ये दूसरा टॉपिक कौन सा था, अंकेक्षण की प्रकृति हो गया। लेखाकरण प्रारंभ होता है जहां पुस्तपालन समाप्त होता है और अंकेक्षण मतलब सिंपल सी बात क्या बोला, लेखाकर्म मतलब सबसे पहले क्या होता है, ये जो बात बोला पुस्तपालन सबसे पहले ये होता है, उसके बाद लेखाकर्म और उसके बाद क्या होता है मतलब अंकेक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले पुस्तपालन होता है, पुस्तपालन खत्म होगा तो क्या होगा, लेखाकर्म होगा, और फिर लेखाकर्म खत्म होगा तो क्या होगा, अंकेक्षण होगा। तो ये एक फ्लो है, पुस्तपालन फिर लेखाकर्म फिर अंकेक्षण। तो चलते हैं, कहते हैं लेखाकर्म प्रारंभ होता है जहां पुस्तपालन समाप्त होता है और अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां लेखाकर्म समाप्त होता है। तो पढ़ते हैं, कहते प्राचीन काल में पुस्तपालन और लेखाकर्म में कोई अंतर नहीं समझा जाता था, किंतु वर्तमान औद्योगिक क्रांति के युग में, औद्योगिक क्रांति कब से हुई थी, 18वीं शताब्दी, इस टाइप से जो था, जो पहले चैप्टर में मैंने अपने लोग पढ़े थे। कहता है औद्योगिक क्रांति के युग में इन दोनों में अंतर माना गया है। वर्तमान में पुस्तपालन एवं एक आरंभिक कार्य माना जाता है। आरंभिक कार्य में तो सबसे पहले पुस्तपालन आरंभिक कार्य माना जाता है, जिसके अंतर्गत किसी संस्था के लेन देनों को उनकी पुस्तकों में लिखना तथा उसका जोड़ एवं शेष निकालना शामिल होता है। क्या ऐसा बोला, ये कहता है पुस्तकों में लिखना, आप बिल के आधार पर एंट्री करते हो, लिखना, उसका जोड़ एवं शेष शामिल किया जाता है। लेखाकरण इसके बाद का काम माना गया है। तो पुस्तपालन खत्म हो गई, कहां तक, लेजर पे आकर के, उसके बाद लेखाकर्म चालू हो गया। लेखाकर्म इसके बाद का काम बनाया गया है, जिसके अंतर्गत पुस्तपालन के लेखों की जांच करना, तलपट बनाना तथा अंतिम खाते बनाना आदि शामिल किए जाते हैं। तो क्या हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं। तो उसके बाद लेखाकर्म काम माना गया, इसके अंदर पुस्तपालन के लेखों की जांच करना, तलपट बनाना। तो ये सब ट्रायल बैलेंस के बाद वाली सारी सिचुएशन किस में आ जाएगी, आपका लेखाकर्म में, और उससे पहले लेजर वाला तक तो वो आपका पुस्तपालन में। ठीक है,
अंतिम खाते बनाना आदि शामिल किए जाते हैं। फिर लेखा पुस्तकों की जांच की क्रिया प्रारंभ होती है, जिसे अंकेक्षण कहते हैं। और जब आपने ट्रायल बैलेंस पीएल ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना लिए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अंकेक्षण चालू हो जाएगा। उसकी जो भी आपने बनाया उस जांच, उसको आप क्या करेंगे, वहां पे जांच करेंगे कि जो आपने बनाया वो सही बनाया है या नहीं बनाया है, जिसे अंकेक्षण कहते हैं। तलपट बनाना अंतिम खाते बनाने के बाद शामिल किए जाते हैं। फिर लेखा पुस्तकों की जांच की प्रक्रिया क्रिया प्रारंभ होती है, जिसे अंकेक्षण कहते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि जहां पुस्तपालन समाप्त होता है वहां लेखाक्रम प्रारंभ होता है। जहां पुस्तपालन समाप्त होता है, पुस्तपालन का दंड, उसके बाद लेखाक्रम शुरू, जिसे अंकेक्षण कहते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि जहां पुस्तपालन समाप्त होता है वहां लेखाक्रम प्रारंभ होता है, और जहां लेखाक्रम समाप्त होता है वहां अंकेक्षण प्रारंभ होता है। सबसे पहले ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये चालू होगा, फिर ये जब खत्म होगा तो फिर अंकेक्षण चालू होंगे। तो जहां लेखाक्रम समाप्त होता है वहां अंकेक्षण प्रारंभ होता है। व्यापार चाहे छोटा हो या बड़ा, एकांकी व्यापार हो या साझेदारी हो या कंपनी, उसमें बड़ी मात्रा में लेन देन होते हैं। हाँ, यह सत्य है कि कंपनी की तुलना में साझेदारी में तथा साझेदारी की तुलना में एकांकी व्यापार में लेन देनों की संख्या कम होती है। मतलब सबसे कंपनी में बहुत ज्यादा, उसके बाद साझेदारी में उससे कम, और एकांकी व्यापार में उससे कम। तो ये बोल रहा है कि हाँ, यह सत्य है कि कंपनी की तुलना में साझेदारी में तथा साझेदारों की तुलना में एकांकी व्यापार में लेन देनों की संख्या कम होती है। फिर भी उन समस्त लेन देनों को याद रखना मानस पटल के बाहर की बात है। मानस पटल से मतलब अपने माइंड में सारा कुछ को कलेक्ट करके रखना बाहर की बात है। वर्तमान युग में यह भी संभव नहीं है कि एक ही व्यक्ति हजारों व्यवहार स्वयं करे, उनका लेखा करे तथा उसमें अंतिम खाते भी तैयार करे। यदि व्यापार अत्यंत छोटा है तो यह संभव है कि लेखा संबंधी कार्य स्वयं करे। अगर छोटा व्यापार है, एक अकेला आदमी का है, तो सारा कुछ मैनेजमेंट वो खुद ही देख लेगा, किंतु उसके द्वारा किए गए लेखों की जांच वह स्वयं नहीं कर सकता। इसके लिए उसे किसी अन्य निष्पक्ष व्यक्ति की सेवा लेनी होती है। अगर ऑडिटिंग उस पर लागू होता है तो उसको क्या करना पड़ता है कि दूसरे व्यक्ति से दिखाना पड़ता है, जो खातों की जांच कर अपना मंतव्य देता है कि खाते आदि सही ढंग से तैयार किए गए हैं या नहीं। अध्ययन के दृष्टिकोण से तीनों शब्दों की विषय सामग्री को 3 भागों में विभाजित किया गया था कि सब एक व्यवहारिक भाग, दूसरा सैद्धांतिक भाग और तीसरा विश्लेषणात्मक भाग। तो कहते हैं व्यवहारिक भाग क्या होता है। कहते हैं व्यवहारिक भाग वह भाग है जहां व्यवसाय से संबंधित सभी लेन देनों का लेखा किया जाता है, जैसे कि जनरल लेजर किस बेस पर, बिल के बेस पर आप क्या करते हैं, जनरल लेजर बनाते हैं। जब मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं तो हम सब्सिडरी बुक, आपने जो पढ़ा होगा 12th नहीं 11th में पढ़ा होगा, सब्सिडरी बुक करके, जिसमें परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये सब सारे 7-8 जो बुक होते हैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल होते हैं ना, एक होता है। तो ये सब जितने हैं सारे कुछ, तो ये सब क्या होते हैं, तो वो किस में आ जाते हैं, प्रैक्टिकल भाग में। तो व्यवहारिक भाग व्यवहारिक भाग में कहते हैं व्यवहारिक भाग वह भाग है जहां व्यवसाय से संबंधित सभी लेन देनों का लेखा किया जाता है, जैसे जर्नल एवं लेजर। अतः इस भाग में समस्त खातों का लेखा करने की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। उसके बाद सैद्धांतिक भाग कहते हैं सैद्धांतिक भाग वह है जिसके अंतर्गत व्यवसायिक लेन देनों की शुद्धता के परीक्षण हेतु वित्तीय वर्ष के अंत में तलपट बनाया जाता है। मतलब लेजर तक तैयार कर लिया, किसमें, व्यवहारिक भाग में। सैद्धांतिक भाग में क्या करेंगे, सैद्धांतिक भाग वह है जिसके अंतर्गत व्यवसायिक लेन देनों की शुद्धता के लिए परीक्षण है। तो मतलब शुद्धता बना तो लिया, लेकिन शुद्धता के परीक्षण के लिए हो। तो शुद्धता की कौन सी परीक्षण करते हैं, अंकगणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं के परीक्षण हेतु वित्तीय वर्ष के अंत में तलपट बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त समायोजना से संबंधित समस्त सूचनाओं को संग्रहण किया जाता है। इसके आधार पर व्यापार खाता, लाभ हानि विवरण एवं आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता था, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। इन समस्त तथ्यों को इस भाग में शामिल किया जाता था। तो इसमें सैद्धांतिक भाग में क्या, ट्रायल बैलेंस के बाद पीएल ट्रेडिंग बैलेंस शीट, यहाँ तक इसमें किसमें शामिल करेंगे, सैद्धांतिक भाग में। उसके बाद आता है विश्लेषणात्मक भाग। कहते हैं विश्लेषणात्मक भाग वह है जहां व्यवसाय के व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक पहलुओं का विश्लेषण किया जाता था एवं इसके आधार पर प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट तैयार किया जाता था। उसके बाद अतः इन्हीं तथ्यों के आधार पर प्राचीन काल के लेखाक्रम को अब 3 भागों में विभक्त किया गया है, जो निम्नलिखित है। क्या सब, पुस्तपालन, लेखाक्रम और अंकेक्षण। तो 3 भागों में। तो पुस्तपालन क्या होगी, आर्थिक और व्यापारिक सौदों को बहियों में लिखने की प्रक्रिया को पुस्तपालन कहा जाता है। इसके लिए सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है, अतः वह एक जूनियर लिपिकों मतलब जूनियर अकाउंटेंट भी कर सकता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य जाते हैं। क्या सब, लेन देन के जर्नल बनाना, मतलब एंट्री जो करते हो आप वो जर्नल बनाना, जर्नल से लेजर तैयार करना, विभिन्न खातों का योग करना और खातों का शेष निकालना। तो वही बात सारा का सारा क्या हो गया, जनरल और लेजर, ये 2 चीज किसमें आ गई, आपका पुस्तपालन में, बुक कीपिंग में आ गया।
उसके बाद दो एक राइटर का दिया हुआ है स्पाइसर में पेंगलर के अनुसार, रॉयंड ए के अनुसार, तो ये आप लोग देख लेना अपना। उसके बाद आते हैं लेखाकर्म। कहते हैं लेखाकर्म पुष्पालन भी लेखाकर्म का भाग है, पुष्पालन भी लेखाकर्म का भाग है। दूसरे शब्दों में लेखाकर्म का क्षेत्र पुष्पालन से क्षेत्र से व्यापक है। लेखाकर्म क्या है, एक ब्रॉड सेंस मायने रखता है, और पुष्पालन उसका छोटा सा एक छोटू सा वो है कि क्षेत्र में व्यापक होता है। अतः सर्वप्रथम लेखाकर्म का अर्थ जानना आवश्यक है। लेखाकर्म की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार दिया है। क्या सब? जेम्स ए कासिन के अनुसार लेखांकन उन लेन देनों व धारणाओं जो कि वित्तीय प्रकृति के हैं को लिखने व अभिलेख करने की कला से है, ताकि उसका वर्गीकरण किया जा सके तथा सारांश तैयार किया जा सके, जिससे उसके परिणामों को व्यक्त किया जा सके। ठीक है, फिर फ्रांसिस डब्ल्यू पिंगस्ले के अनुसार ये सब दिए हुए हैं। फिर लेखाकरण के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शामिल किए जाते हैं। लेखाकरण में कौन से कार्य करते हैं? पुष्पालन के लेखों की जांच करना, जो भी पुष्पालन किया है उसको जांच करना, पुष्पालन से प्राप्त लेखों के स्थल पर तैयार करना, जो भी जर्नल, फिर लेजर, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। व्यापारिक अवधि के अंत में की जाने वाले समायोजनों का लेखा एडजस्टमेंट, जो आप पढ़े थे ना 11th में, एक एडजस्टमेंट वाला लेसन, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, ऐसा चैप्टर पढ़े थे। तो वही बोल रहे हैं कि व्यापारिक अवधि के अंत में की जाने वाली समायोजन का लेखा कर अंतिम खाते तैयार करना, अंतिम खातों की आलोचना करना, अगर उसमें कुछ इधर उधर की बातें हैं या मतलब कुछ भी ऐसी है तो उसको क्या करना है, आलोचना करना, अशुद्धियों का सुधार करना तथा उससे समायोजन की प्रविष्टि तैयार करना। अगर कुछ गलतियां हो गई तो उससे क्या करेंगे, अशुद्धि को सुधार करेंगे, और जो भी एडजस्टमेंट वाला एंट्री होगी वो आप करेंगे। उसके बाद व्यवसाय की संपत्तियों आदि की सुरक्षा हेतु लेखांकन विधि को विकसित करना, कंपनी अधिनियम, बिक्री कर अधिनियम, आयकर अधिनियम इत्यादि की में की जाने वाली अपेक्षाओं के अनुसार सूचना व जानकारी प्रदान करने हेतु लेखांकन प्रणाली विकसित करना। तो ये सब बातें किसकी आ जाएंगी, लेखाकर्म की। उसके बाद इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जहां पुष्पालन का कार्य समाप्त होता है, तो ये सारे डिस्कशन उन्होंने दिया। उसके बाद ये एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं क्या, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जहां पुष्पालन का कार्य समाप्त होता है वहां लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। तो जैसे ही आपने जनरल लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस जनरल लेजर बनाया, जनरल लेजर के बाद क्या चालू करा आपने, ट्रायल बैलेंस जैसे ही बनाना शुरू किया तो वहां से चेक क्या चालू हो गया, लेखाकर्म। और अल्टीमेट ये भी बोलता है पुष्पालन जो भी है वो भी लेखाकर्म का ही पार्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जहां पुष्पालन का कार्य समाप्त होता है वहां लेखाकर्म का कार्य प्रारंभ होता है। जो व्यक्ति लेखाकर्म के कार्य का निष्पादन करता है उसे लेखापाल कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति, जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति क्या करते हैं, अकाउंटेंट, मतलब अकाउंटिंग करते हैं, उसको क्या बोले हम, लेखापाल या अकाउंटेंट बोलते हैं। चूंकि लेखाकर्म का काम एक जटिल काम होता है, अतः लेखापाल को लेखाकर्म के सिद्धांतों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। वह एक योग्य एवं ईमानदार प्रशासक के साथ साथ आर्थिक सलाहकार भी होता है, जो समय समय पर परामर्श देने का कार्य भी करता है। उसके बाद जब पुष्पालन खत्म हो गया, अंकेक्षण, सॉरी किसका, हाँ, पुष्पालन खत्म हो गया, लेखाकर्म खत्म हो गया, उसके बाद क्या करेंगे हम, अंकेक्षण। कहते पुष्पालन एवं अंकेक्षण के अंतर्गत की गई क्रियाओं की सत्यता एवं शुद्धता की जांच करना ही अंकेक्षण कहलाता है। मतलब जो आपने पुष्पालन में किया, जो आपने लेखाकर्म में किया, उसकी जांच करना को क्या करेंगे, जो उसको जांच करेगा उसको में क्या कौन सी प्रोसेस होगी, वो अंकेक्षण की होगी। कहते जांच करना ही अंकेक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में पुष्पालन एवं लेखाकर्म के दौरान लेखे की रह गई अशुद्धियां के दूर करने का कार्य अंकेक्षण है, जिसके आधार पर अन्य व्यक्तियों का विश्वास पुष्पालन व लेखाकर्म में किए गए अभिलेखों पर जमता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जहां लेखाकर्म का कार्य समाप्त होता है वहीं अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। चूंकि लेखाकर्म में किए गए लेखों में कुछ अशुद्धियां रह जाती है, जिसके फलस्वरूप कुछ व्यक्ति इस पर विश्वास नहीं करते, जैसे बैंक, विनियोक्ताकर्ता, आयकर अधिकारी आदि। अतः अंकेक्षण का द्वारा इसकी जांच कराने पर शुद्धता और सत्यता का प्रमाण मिल जाता है, जो कि दूसरे व्यक्तियों में लेखाकर्म के प्रति विश्वास जगाता है। उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां लेखाकर्म प्रारंभ होता है वहां पुष्पालन समाप्त होता है, और जहां अंकेक्षण प्रारंभ होता है वहां लेखाकर्म समाप्त होता है। तो ये सारे डिस्कशन करने के बाद क्या बात सामने आई कि जहां लेखाकर्म प्रारंभ होता है, जहां लेखाकर्म की शुरुआत होती है वहां पुष्पालन समाप्त हो जाता है, और जहां अंकेक्षण की शुरुआत होती है वहां लेखाकर्म समाप्त हो जाता है। तीनों का कार्यक्षेत्र अलग अलग होते हुए भी तीनों में पारस्परिक संबंध है। क्या ये तथा ये एक के बाद एक आते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, पुष्पालन होता है, उसके बाद लेखाकर्म होता है, उसके बाद अंकेक्षण होता है। अब अगला टॉपिक दिया हुआ है बुक कीपिंग, मतलब पुष्पालन और
लेखाकर्म में अंतर। तो ये टॉपिक आप एक बार मैं रीड कर देता हूँ, बट पढ़ना अल्टीमेट आपको है, क्योंकि लेखाकर्म भी मैंने समझा दिया, पुस्तपालन भी समझा दिया। अब इनमें अंक मतलब डिफरेंस जो है वो आपको देखना है। कहते हैं कार्य क्षेत्र, सबसे पहला कहते हैं इसके अंतर्गत, मैं तेजी से पढ़ देता हूँ एक बार। कहता है इसके अंतर्गत दैनिक लेन देन का प्रारंभिक वर्षों में लेखा करना तथा खाते तैयार करना आता है। पुस्तपालन में लेजर तक की बात आप माइंड सेट रखो अपना। लेखाकर्म, इसके अंतर्गत तलपट, लाभ हानि विवरण तथा चिट्ठा तैयार किया जाता है, अर्थात जहां पुस्तपालन समाप्त होता है वहां लेखाकर्म प्रारंभ होता है। कार्य का स्वभाव, कहते हैं पुस्तपालन की क्रिया एक सरल काम है, क्योंकि प्रारंभिक लेखों की प्रकृति एक ही समान होती है। उसके बाद लेखाकर्म एक जटिल प्रक्रिया, क्योंकि लेखाकर्म की अधिकांश क्रियाएं परिवर्तित होती रहती है। कार्य निष्पादन की योग्यता, यह काम कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है, और लेखाकर्म में यह कार्य सामान्य ज्ञान वाले अप्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा संभव नहीं है। इसके लिए प्रशिक्षित कर्मचारी का होना जरूरी है। कार्य का उत्तरदायित्व, कहते हैं पुस्तपालक केवल अपने कार्यों के लिए ही उत्तरदायी होता है, लेखापाल के कार्यों के लिए नहीं, ठीक है। और लेखापाल पुस्तपालक के कार्य का उत्तरदायी होता है। ये बातें हो गई। उसके बाद वैधानिक नियमन, कहते हैं कि में वैधानिक नियमन की आवश्यकता नहीं के बराबर पड़ती है, इसमें वैधानिक नियमन बहुत अधिक है। समायोजन में भूल सुधार, इसमें कहता है इसमें समायोजन का लेखा नहीं होता, इसमें समायोजन का लेखा होता है, लेखाकर्म में समायोजन का लेखा होता है। उसके बाद ज्ञान एवं योग्यता, पुस्तपालन में इसके लिए कर्मचारियों में विशेष ज्ञान एवं योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और लेखाकर्म में इसके लिए कर्मचारियों में विशेष ज्ञान व योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। शुरू एवं अंत, कहते इसकी समाप्ति के बाद ही, मतलब पुस्तपालन के समाप्ति के बाद ही लेखाकर्म का कार्य प्रारंभ होता है। और लेखाकर्म में इसमें पुस्तपालन के लेखों का विश्लेषण किया जाता है, जहां अर्थात जहां लेखाकर्म प्रारंभ होता है वहां पुस्तपालन समाप्त हो जाता है। ये किसका अंतर था, पुस्तपालन का अंतर और लेखाकर्म में अंतर। उसके बाद लेखाकर्म तथा अंकेक्षण में अंतर, कहते हैं पुस्तपालन के अंतर्गत लेखा पुस्तकों में वर्गीकृत एवं अभिलेखित लेखों के आधार पर तलपट, व्यापार खाता एवं लाभ हानि विवरण तथा आर्थिक चिट्ठा बनाना ही लेखाकर्म है। दूसरी ओर पुस्तपालन तथा लेखाकर्म के अंतर्गत किए गए लेखों की सत्यता एवं शुद्धता की जांच करना ही अंकेक्षण है। दूसरे शब्दों में पुस्तपालन व लेखाकर्म के दौरान लेखे में रह गई अशुद्धियों की ढूंढने का काम ही अंकेक्षण है। तो ये सब बातें हैं। तो अगला टॉपिक है अपना लेखाकर्म और अंकेक्षण, इन दोनों की डिफरेंसेस। ये टॉपिक आप खुद पढ़ेंगे, क्योंकि लेखाकर्म मैंने समझा दिया और अंकेक्षण भी मैंने समझा दिया। तो ये टॉपिक आप पढ़ेंगे। अगर कुछ भी समझ में ना आई, कुछ ऐसी बातें हो, तो आप लोग जरूर बिना किसी बेझिझक के अपने एक बड़े भाई से आप जरूर ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं न्यायालय में निर्णय। तो अब ये न्यायालय में निर्णय वाली बात हो जाती है ना, कि कोई केस लॉ यहाँ पे उठा करके दे देता है, तो केस लॉ भी आप पढ़ने की कोशिश करना। हो सकता है ये समझ में ना आए केस लॉ, तो वैसे इतना इम्पोर्टेंट होगा नहीं, लेकिन बुक में दिया है तो पढ़ने के लिए कोई बात नहीं, पढ़ सकते हैं हम। तो एक बार ये केस लॉ आप पढ़ना। ये एक्चुअली क्या होता है ना, कोर्ट में कोई केस जाता है तो केस लॉ बना करके आपको ये बुक में डाल दिया जाता है, तो इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करना। तो क्या सब हो गई इसमें, लेखाकर्म और अंकेक्षण में अंतर, ये भी पढ़ना है आपको। और ये न्यायालय के निर्णय वाला ये पार्ट भी आपको पढ़ने हैं, कैसे क्या चला है। उसके बाद एक टॉपिक में पढ़ाता हूँ, और उसके बाद एक डिफरेंसेज फिर, और उसके बाद अगला क्लास में। कितना बड़ा चैप्टर है ये, एक क्लास मेरे को लगता है 1 से 1.5 क्लास में और ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो चलते हैं पहले। एक टॉपिक क्या है अपना, अंकेक्षण एवं अनुसंधान में अंतर। अंकेक्षण एवं अनुसंधान में अंतर। अंकेक्षण एवं अनुसंधान अंतर। कहते हैं अनुसंधान का अर्थ है किसी विशेष उद्देश्य से संस्था की लेखा पुस्तकों की जांच करने से। मतलब ये देखो, आप ऑडिटिंग करते हैं, मतलब अंकेक्षण करते हैं। अंकेक्षण क्या होता है, पूरे ही जो भी बुक तैयार हुआ सारा का आप मतलब सारा का करते हैं, जो भी जहाँ पे गलतियां हो गई, जो भी कुछ हो रहा है उसकी आप रिपोर्ट देते हो। लेकिन अनुसंधान में क्या होता है कि किसी विशेष पर्पस के लिए, किसी विशेष पॉइंट पर हम ये काम करते हैं। तो वही बोल रहा है कि अनुसंधान का आशय किसी विशेष उद्देश्य से संस्था की लेखा पुस्तकों की जांच करने से है, किसी विशेष उद्देश्य से। हालांकि अंकेक्षण में भी लेखा पुस्तक की जांच की जाती है, किंतु अनुसंधान में
के अंतर्गत लेखों की गहन जांच की जाती है, मतलब डीप में जाकर के हम मतलब नॉलेज लेते हैं इसका कि क्या सिचुएशन है आखिर में। तो कहता है गहन जांच की जाती है। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य संस्था की आर्थिक स्थिति तथा अर्जन क्षमता की जांच करना होता है। अनुसंधान में के पर्यायवाची शब्द अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, विशिष्ट जांच तथा जांच पड़ताल है। दूसरे शब्दों में अनुसंधान का आशय सामान्य अंकेक्षण प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य विशेष की पूर्ति कुछ वर्षों के लेखों की खोजबीन से है, अर्थात लेखों की कुशलतापूर्वक आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक जांच पड़ताल या खोजबीन अनुसंधान कहलाता है। मतलब किसी विशेष पर्पस के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए हम गहन जांच करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन। कहते हैं सामान्य तौर पर अनुसंधान तथा अंकेक्षण को एक ही समझा जाता है, किंतु दोनों में काफी अंतर है। ठीक है, हालांकि दोनों एक दूसरे से संबंधित है। खाता पुस्तकों की जांच अंकेक्षण की श्रेणी में आती है, जिसके अंतर्गत यह जानने का प्रयास किया जाता है कि खाद्य पुस्तक संस्था के सही व सत्य चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं, जबकि अंकेक्षित पुस्तकों का किसी विशेष उद्देश्य से पुनः जांच करना अनुसंधान की श्रेणी में आता है। क्या बोला ये? कहता है सामान्य तौर पर अनुसंधान तथा अंकेक्षण एक ही समझा जाता है, ठीक है, किंतु दोनों में काफी अंतर है, ये भी बात ठीक है। कहता है उसके बाद कहते हैं हालांकि दोनों एक दूसरे से संबंधित है, संबंधित तो है, ठीक है। खाता पुस्तक की जांच अंकेक्षण की श्रेणी में आती है। एक बार जांच करना, नॉर्मल जांच करना किस में आ जाती है? अंकेक्षण की श्रेणी में आ जाती है। इसके अंतर्गत यह जानने का प्रयास किया जाता है कि खाद्य पुस्तक संस्था के सही व सत्य चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं, जो भी अकाउंटेंट साहब बनाए हैं वो सही है या नहीं, इस चीज की जांच किस में करते हैं? हम अंकेक्षण में करते हैं। जबकि अंकेक्षित पुस्तकों का किसी विशेष उद्देश्य से, मतलब एक बार अंकेक्षण हो गया, उसके बाद किसी विशेष उद्देश्य से पुनः जांच कराना अनुसंधान की श्रेणी में आता है। तो आप यहाँ पे एक स्टेप और जोड़ सकते हैं, सबसे पहले पुस्तकालन, उसके बाद रेखाकरण, उसके बाद अंकेक्षण, उसके बाद अनुसंधान। ये चौथा स्टेज आपका ये हो गया अनुसंधान, ठीक है। एक दूसरे से संबंधित है। खाता पुस्तकों की जांच अंकेक्षण की श्रेणी में आती है। इसके अंतर्गत यह जानने का प्रयास किया जाता है कि खाद्य पुस्तक संस्था के सही चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं, जबकि अंकेक्षित पुस्तकों का किसी विशेष उद्देश्य से पुनः जांच कराना क्या है? अनुसंधान की श्रेणी में आता है। अंकेक्षण के अंतर्गत लेखा की सही पुस्तकों की जांच की जाती है, जबकि अनुसंधान के अंतर्गत केवल उन्हीं पुस्तकों की जांच की जाती है जिसमें विशेष उद्देश्य की पूर्ति हो सके, ठीक है। अर्थात अनुसंधान अंकेक्षण की अगली पीढ़ी है। सामान्यतः अनुसंधान निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कराया जाता है। क्या सब उद्देश्य हैं? कहता है व्यवसाय की लाभदायकता व शोधन क्षमता जानने के लिए, व्यवसाय के एकीकरण तथा सम्मिलन के लिए, किसी नई योजना का लागू करने के लिए, व्यवसाय के क्रय तथा विक्रय की जानने के लिए, बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति के लिए, विक्रय का रुख जानने के लिए, नए विनियोग के अवसर जानने के लिए कि नया विनियोग हम करेंगे इस चीज में या नहीं करेंगे, व्यवसाय के लेनदारों व देनदारों की स्थिति जानने के लिए, आकस्मिक घटनाओं से होने वाली हानि की जानकारी के लिए, कार्यशील पूंजी की मात्रा जानने के लिए, वर्तमान योजनाओं में परिवर्तन के लिए। तो ये सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, करते हैं। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति तभी संभव है जब इस बात की जानकारी हो जाए कि खाद्य पुस्तकें सही चित्र प्रदर्शित किए गए हैं तथा यह केवल अंकेक्षण से ही संभव है। लेखा पुस्तकों में किए गए कपट की जानकारी के लिए खातों का अंकेक्षण आवश्यक होता है और इस बात की कपट की विशेष जांच पड़ताल के लिए अनुसंधान किया जाता है। अतः अनुसंधान का कार्य केवल अंकेक्षित पुस्तकों से ही संभव है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अनुसंधान का कार्य प्रारंभ होता है, वही अंकेक्षण का कार्य समाप्त होता है। मतलब पहले क्या बोला कि पुस्तकालन चालू खत्म होता है तो लेखाक्रम चालू होता है, फिर लेखाक्रम खत्म होता है तो अंकेक्षण चालू होता है, और अंकेक्षण जहां खत्म होता है वहां अनुसंधान चालू होता है। अब अंकेक्षण और अनुसंधान इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, तो इस डिफरेंस को भी आप लोग पढ़ेंगे। ये डिफरेंस मैं नहीं करवाने जा रहा हूँ। पढ़ने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर आप लोग हमसे पूछेंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, ठीक है। उसके बाद आज के लिए बस इतना ही मैं रखता हूँ क्लास, नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे से चलेंगे। और कैसा लग रहा है आपका ये जो क्लास जा रही है, तीसरा क्लास आज ये है, तो कैसा लग रहा है आपको जरूर अपने कमेंट बॉक्स में कोई परेशानी हो तो वो भी बताएं। क्लास में कुछ और भी चेंजेस करवाने की जरूरत हो तो इसलिए भी मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर मैं पहले ही क्लास के पहले में ही आपको बता चुका हूँ।
तो आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ध्यान रखें और जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।